नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की खबरों के साथ साथ एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली चलाया जा रहा है या चल रहा है, और वो नैरेटिव ये है कि बीजेपी का ये पुराना आदत है कि वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को पनपने नहीं देती है, उसे आज नकल तो निकलेगी ही निकलेगी। तो ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम था। महाराष्ट्र में हो चुका था, बिहार में और जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ ये होना तय था। आज हो, कल हो, 10 दिन के बाद हो, 10 महीने के बाद हो या 10 साल के बाद हो, ये तो होना तय था। और इसके साथ साथ एक खास तरह का नीतीश कुमार का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुराने वीडियो हैं जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ नहीं आए थे। 1996 से पहले का वीडियो है, जिसमें कि नीतीश कुमार बीजेपी और बीजेपी की राजनीति, धर्म की राजनीति, बाबरी मस्जिद, इन सब मुद्दों के ऊपर, समाजवादी राजनीति के इन सब के ऊपर काफी तीखे प्रहार कर रहे हैं बीजेपी और उनकी राजनीति के ऊपर। और अब आ गया है कि अब बीजेपी में विलय हो चुका है, या फिर कह लीजिए बीजेपी उनको खा चुकी है, ऐसी नैरेटिव बनाई जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि आखिर नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ आए कैसे, क्या थी कहानी? क्योंकि कोई भी अलायंस ऐसे तो होता नहीं है, और खास करके उस नीतीश कुमार के बारे में ये कहानी है बीजेपी के साथ जाने की। जो नीतीश कुमार बिहार में जब लालू यादव की सरकार बनी थी 1990 में, तब नीतीश कुमार नंबर 2 हुआ करते थे। जेपी आंदोलन में प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक हुआ करते थे, और इनके पुराने जितने भी भाषण आप देखिएगा, लोहिया, जेपी, इनके फॉलोवर हुआ करते थे। तो फिर ये कैसे चले गए बीजेपी के साथ, जबकि नीतीश कुमार, चंद्रशेखर, चरण सिंह, इन सब के बड़े, देवीलाल, ऐसे समाजवादी नेताओं के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। तो इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि कैसे ये हुआ कि बीजेपी को खींच लिया गया, नीतीश कुमार को खींचा गया बीजेपी के द्वारा, या फिर बीजेपी की तरफ खिंच गए, आकर्षित हुए। ये समझ में आएगा इस कहानी से। कहानी ये हुआ कि एक कहानी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले, जिसमें बिहार भवन के भीतर 1992 के आखिरी दिनों में वो घटना घटती है, जिसमें लालू यादव और ललन सिंह, नीतीश कुमार, ये सब में आपस में झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। और उसके बाद उस लेटर के बारे में भी हमने आपको उसमें बताया कि जिस लेटर में नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऊपर प्रहार किया। हालांकि वो लेटर कभी पब्लिश नहीं हुआ, कभी पब्लिक नहीं हुआ, और उसका आखिरी पेज, खास करके आखिरी पेज आज तक किसी को नहीं पता, जिसमें कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि अब लालू यादव के साथ चलना तो संभव नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन लालू यादव के साथ नहीं चलने का मतलब ये जरूरी तो नहीं था कि बीजेपी के साथ जाना है। तो लालू यादव से हटने और बीजेपी के साथ जाने के बीच में 3 साल का गैप होता है। 1992 के आखिरी दिनों का ये घटना है, जब बिहार भवन में, दिल्ली के बिहार भवन में ये घटना घटती है। और 1996 में जाकर के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का अलायंस होता है, गठबंधन होता है बीजेपी के साथ। उसके बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव होता है। 1994 में नीतीश कुमार अलग अपनी पार्टी बना करके खड़े हो जाते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह सभी लोगों के साथ मिलकर के। 1994 में जब ये पार्टी बनाते हैं और 1995 में जब चुनाव होता है बिहार विधानसभा का, तो सभी लोगों को, बिहार के खास करके नीतीश कुमार के प्रशंसक और खास करके सवर्ण जातियों को काफ़ी ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में, सभी को ये उम्मीद था कि प्रशांत किशोर अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर पिट गए, उसी तरह से नीतीश कुमार भी 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में पिट गए थे। हालांकि उतने नहीं पिटे थे जितने पिटे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तो एक भी सीट नहीं आया, लेकिन उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। ये बात और है कि उस समय बिहार में लगभग 325 से ऊपर विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, झारखंड 7 हुआ करता था, लेकिन फिर भी 7 सीट, जबकि लालू यादव को 167 सीट, उनकी जनता दल को 167 सीट क्लियर थंपिंग मेजोरिटी आता है। बीजेपी को भी अच्छा खासा वोट उसमें आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अभी झारखंड में जिसका शासन है, उसको 11 सीट आती है। माले को 6 सीट आता है और नीतीश कुमार की पार्टी को 7 सीट आता है। कांग्रेस को उस समय 29 सीट आती है। सीपीआई, जो आज 1 सीट 2 सीट पे सिमटी हुई है, उसको उस चुनाव में 26 सीटें आई थी और बीजेपी को 41 सीट आई थी, और नीतीश कुमार को मात्र 7 सीट आई थी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार को ये लग गया था कि अब क्या हो सकता है, हताश, लेकिन हारे नहीं थे। उसके बाद उस चुनाव के परिणाम के बाद उस समय बीजेपी में ही थे सरयू राय, जो बाद में चल करके जेडीयू में आते हैं। जेडीयू के काफ़ी प्रमुख नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, तो वो उस समय बीजेपी में थे। तो सरयू राय को
फोन करते हैं दीनानाथ मिश्रा। दीनानाथ मिश्रा वही हैं जो बीजेपी के संघ के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े तो नहीं कह सकते लेकिन संघ के काफ़ी कर्मठ नेता थे, उनको बाद में राज्यसभा भी भेजा गया। वो पत्रकारिता करते थे, तो उन्होंने सरयू राय से बात किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मीटिंग नीतीश कुमार से करवाइए, हमारे पास कुछ डेटा है, क्योंकि जर्नलिस्ट थे, हमारे पास कुछ डेटा है 1995 के चुनाव का एनालिसिस किया हुआ, जो वो नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। सरयू राय ने फ़ोन लगाया नीतीश कुमार को, बात किया कि आप जर्नलिस्ट हैं, इनसे मिल लीजिए एक बार। लंबा समय लगता है, थोड़ा सा नीतीश कुमार ना नुकुर करते हैं, और उसके बाद फिर दिल्ली में, चूंकि उस समय नीतीश कुमार लोकसभा के सदस्य थे, तो दिल्ली में कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में मुलाकात होती है, और उसमें दीनानाथ मिश्रा उनको सारे वो डेटा 1995 का देते हैं। और वो डेटा क्या था? डेटा सिंपल सा ये था कि अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज और समता पार्टी का वोट परसेंटेज दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लालू यादव मेजोरिटी में नहीं आते, लालू यादव की हार होती और एनडीए की सरकार बन सकती थी। उन्होंने ऐसे ऐसे सीट बताए जहां पे कि अगर लालू यादव के नीतीश कुमार की पार्टी का वोट और बीजेपी के पार्टी के वोट को जोड़ दें तो लालू यादव के पार्टी को जिसको जीत मिली थी उससे कहीं ज़्यादा वोट आए हैं और इनको जीत मिल सकती थी। ये कुछ इसी तरह का, और इस तरह का नैरेटिव हमेशा चलता है। इस तरह का नैरेटिव 2014 में भी चला था, जब 2014 के चुनाव में बिहार में बहुत सारे ऐसे सीट थे जहाँ पे कि कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीनों के अगर वोट को मिलाते थे तो बीजेपी वहाँ पे हार रही होती थी, लेकिन बीजेपी अंततः वहाँ पे जीतती है बिहार के चुनाव में, थम्पिंग मेजोरिटी से 2014 के चुनाव में। और उसी तरह का 2017 में उत्तर प्रदेश में किया जाता है कि अगर मायावती के वोट को और सपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी गायब हो जाती है वहाँ पे। और यही लालच से यूपी में दिया भी जाता है, बनाया भी जाता है अलायंस मायावती के साथ, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, बिहार में सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही बिल्कुल नैरेटिव दिया गया दीनानाथ मिश्रा को उस समय। प्रशांत किशोर आज ये काम कर रहे हैं, लेकिन दीनानाथ मिश्रा ये काम 1996 में करके, ये 95 का आखिरी दिनों का वक्त था, वो उनको देते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन नीतीश कुमार तब तक, आपको जैसा हमने बताया, नीतीश कुमार काफ़ी अटैकिंग थे बीजेपी की राजनीति, बीजेपी के मुद्दों को लेकर के, बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते। तो उन्होंने क्लियरली नो बोल दिया कि हम नहीं कर पाएंगे ये किसी तरह का समझौता, हम उनके साथ वैचारिक समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन दीनानाथ मिश्रा को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा, कहीं ना कहीं उनको ये शक हुआ कि नीतीश कुमार के नाम में भी कहीं ना कहीं एक हाथ छुपा हुआ है। इसलिए उसके बाद वो संघ के लोगों से मिले, बीजेपी के लोगों से मिले, और बीजेपी के अन्य नेताओं को, खास करके उसमें प्रमोद महाजन थे, प्रमोद महाजन से मिले। और प्रमोद महाजन से मिलकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ना तो कह रहे हैं, लेकिन आप कोई बड़े स्तर का नेता, बीजेपी का कोई बड़े स्तर का नेता उनसे मिले, कन्विंस करे, बात करे तो संभावना है। और अगर संभावना ये 1996 के लोकसभा चुनाव के पहले बनती है तो बिहार में बीजेपी को, एनडीए को अच्छा खासा वोट आ सकता है, अच्छा खासा सीट आ सकता है, जिससे कि सरकार में आ सकती है एनडीए की सरकार। आडवाणी जी मिलने का प्रयास करते हैं, मुलाकात भी होती है, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं आता है। जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि वो बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या फिर फूक फूक के कदम रखते हैं और एक हाथ में क्या से क्या कर रहे हैं दूसरे हाथ को वो पता नहीं लगने देते हैं। ऑल ऑफ सडन एकाएक 1996 के जनवरी में एक सभा हो रही थी और उस सभा में दिख जाते हैं। वो सभा हो रही होती है मुंबई के अंदर। मुंबई में बीजेपी का, भाजपा का राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहा होता है और उसको मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स मैदान में किया जा रहा होता है। जब बीजेपी का महासभा होता है तो बहुत बड़ा स्तर पे होता है और उस सभा में नीतीश कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। एक पार्टी जिसको मात्र 6 विधानसभा सीटों पे जीत मिली थी, उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और उसमें ये पहुंचते हैं और वहां से अलायंस शुरू होता है समता पार्टी और बीजेपी का। कहते हैं कि नीतीश कुमार को कन्विंस करने में जॉर्ज फर्नांडिस और सरयू राय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और उस समय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो चाहते तो जॉर्ज फर्नांडिस खुद से कर सकते थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर जॉर्ज फर्नांडिस हो, लेकिन चेहरा बिहार में नीतीश कुमार ही थे उस समय समता पार्टी के, आज भी हैं। तो इसलिए कहते तो ये भी हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस तो ऑलमोस्ट डील डन कर चुके थे, बस मनाना था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को मनाया गया, उस कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद फिर
ये शुरू होता है एनडीए का दौर, और वो 1996 से लेकर के 2013 तक एनडीए का ही दौर चलता है नीतीश कुमार के साथ। कभी नहीं छोड़ते हैं, पहली बार छोड़ते हैं 2013 में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे। इसको चूंकि नीतीश कुमार बहुत लोहियावादी थे, प्रखर लोहियावादी थे, कट्टर लोहियावादी थे, तो लोहिया में ही इन्होंने ढूंढा जवाब बीजेपी से अलायंस करने का। बीजेपी के साथ, बीजेपी और संघ, जनसंघ, महासंघ, ये सब पहले पार्टियां थी, तो बीजेपी के साथ, संघ के साथ, महासंघ के साथ अलायंस करने का पहला जो इंसिडेंट मिलता है भारतीय राजनीति में, वो लोहिया के हाथों ही होती है। हो ये रहा होता है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1963 में एक उपचुनाव हो रहा होता है, और उस उपचुनाव में जनसंघ और जो लोहिया की पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उनके बीच में अलायंस होता है, और उस अलायंस का नतीजा ये होता है कि वहाँ से कांग्रेस की हार होती है और इनके कैंडिडेट की जीत होती है। और उसके बाद फिर वहाँ से रास्ता खुलता है, और धीरे धीरे फिर ऐसा होता है कि बिहार में भी अलायंस होता है संघ के साथ, जनसंघ के साथ, 1977 में अलायंस होता है, और एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो नीतीश कुमार को वो जो अलायंस 1996 में किया, उसका उत्तर लोहिया में ढूंढा 1963 के उस अलायंस में। और इस अलायंस का फायदा ये हुआ कि जब 1996 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जिस नीतीश कुमार के पार्टी को मात्र 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी, उसी नीतीश कुमार को 6 लोकसभा क्षेत्र में जीत मिल जाती है, और उसके साथ साथ बीजेपी को 18 में मिलती है। अब देखिए कैसे नीतीश कुमार का राइज होता है, और कैसे धीरे धीरे नीतीश कुमार बीजेपी की न सिर्फ बराबरी करते हैं, कहाँ 7 सीट था नीतीश कुमार के पास 1995 में, और बीजेपी के पास 41 सीट था, 7×42, सीधे 6 गुना अधिक सीट हुआ करता था। और वो फिर 2010 का इलेक्शन आते आते नीतीश कुमार बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाते हैं, और बीजेपी दूसरे नंबर पे चली जाती है। वो कैसे होता है? 1996 चुनाव में बीजेपी को 18 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिलती है, समता पार्टी को 6, और आरजेडी को, जो कि 1990 के चुनाव में, या फिर कह लीजिए जनता दल को 90 के चुनाव में 33 सीटों पे जीत मिली थी, उस घट के 22 पे जाती है। फिर 2 साल के बाद 1998 का चुनाव आता है। उस 98 के चुनाव में लालू यादव की पार्टी, जो कि अब जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल हो चुकी थी, वो 22 से घट के 17 पे आ जाते हैं। बीजेपी 20 पे पहुंच जाती है 18 से बढ़कर के, और समता पार्टी 6 से बढ़कर के 10 पे पहुंच जाती है। यानी कि सबसे बड़ा गेन समता पार्टी को मिलता है। और 1999 का चुनाव लीजिएगा तो उसमें समता पार्टी और ज्यादा आगे बढ़ती है। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 23 सीट मिलता है और जेडीयू को 18 सीट। जिस जेडीयू को बीजेपी की तुलना में 1995 में 6 गुना कम सीट मिला था, अब 18 और 23 का अंतर बचा था। और 2010 में जब बिहार में चुनाव होता है तो बीजेपी से कहीं अधिक सीटों पर विजय मिलता है, नंबर 1 पार्टी बनती है नीतीश कुमार की पार्टी, जो कि अब जनता दल यूनाइटेड हो चुकी थी। तो ये थी कहानी नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ आने की, बीजेपी के साथ नहीं रहने की। कब तक ये कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या होगा आगे, किसी को नहीं पता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।